हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा, मैं सवाई प्रभाकर मिश्रा चैनल पर आज आपके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं उनको आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो अनुच्छेद 35 यानी मूल अधिकारों तक की हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो अब आगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं यानी जो अनुच्छेद 36 से जो 51 है वो नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। नीति निर्देशक तत्व हमारे किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो अब सीधे हम अनुच्छेद 36 पर आते हैं और इससे पहले मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहता हूं और वो 2 लाइन ये है। डूबने वाले समुंदर को दोष देते हैं, डूबने वाले समुंदर को दोष देते हैं, हर मुसीबत में मुकद्दर को दोष देते हैं, हर मुसीबत में मुकद्दर को दोष देते हैं और संभाल कर पाँव जो रखते नहीं धरती पर, संभाल कर पाँव जो रखते नहीं धरती पर, चोट खाते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं, चोट खाते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं। तो संभाल कर पाँव रखना है और आगे बढ़ना है, दोष दूसरे को नहीं देना है। इसी के साथ अब मैं आगे शुरुआत कर रहा हूं। जो अनुच्छेद 36 है अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अब राज्य क्या है? राज्य का मतलब केवल यूपी, एमपी, राजस्थान ये राज्य नहीं, ये तो पॉलिटिकल राज्य हैं, यानी शासनकाल को चलाने के लिए देश को कई भागों में शासन को चलाने के लिए विभाजित किया गया है। तो जैसे राज्य की परिभाषा में राज्य ये कहता है, मतलब राज्य की परिभाषा ये है कि जैसे जो नौकरी देता हो, जिसका स्वयं का मैनेजमेंट हो, जो अपने का पूर्ण प्रबंध करता हो, तो ये सब राज्य, तब वो राज्य उसको कहा जाता है। जैसे राज्य में आपकी केंद्र सरकार भी आ गई। यहाँ जब संविधान में राज्य कहा जा रहा है तो उसमें अनुच्छेद में राज्य कहा जा रहा है, तो राज्य में केंद्र सरकार भी आ गई। राज्य में राज्य सरकारें भी आ गई। राज्य में राज्य सरकार का कोई विभाग भी आ गया, क्योंकि जैसे रेलवे है, बिजली है, बैंक विभाग है या अन्य कोई भी विभाग आ गया। क्यों? क्योंकि इन सब का अपना खुद का प्रबंधन होता है। ये खुद नौकरी दूसरे को देते हैं, ये स्वयं का खुद का मैनेजमेंट करते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी सरकार का विभाग या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी को भी यहाँ नीति निर्देशक तत्व में राज्य सभी को कहा गया है। तो राज्य की परिभाषा। फिर अनुच्छेद जो 37 है, वो अनुच्छेद 37 क्या कहता है? ये आर्टिकल 36 था। कि अगर किसी भी व्यक्ति को राज्य से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वह कोर्ट का सहारा नहीं ले सकता, अर्थात वो उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। तो अनुच्छेद 37 ये कहता है कि व्यक्ति कोर्ट का सहारा नहीं ले सकता, यानी अगर कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है तो वो उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। जैसे राज्य की तरफ से लाभ न मिलने का मतलब, सपोज कीजिए कि जैसे बैंक है और बैंक भी एक पूरा उसको राज्य कह दिया गया। अब बैंक में जो नौकरी दी गई, अगर वो मान लीजिए उसको दी गई जो डिसेबल पर्सन थे, विकलांग लोग थे, उनको नौकरी दी गई और आपको नौकरी नहीं दी गई अगर, तो आप ये नहीं जा सकते, ये मतलब कोर्ट नहीं जा सकते, उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते कि मुझे तो नौकरी नहीं मिली। नहीं, वो राज्य पर डिपेंड है। राज्य जिसको देना चाह रहा है वो दे रहा है,
किसको नहीं देना चाहेगा वो नहीं देगा, किसको देना है किसको नहीं देना है वो राज्य पर ही छोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 37 का मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को राज्य से लाभ नहीं मिल रहा तो वो कहाँ नहीं जा सकता, उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता है। वो राज्य पर डिपेंड है कि किसको लाभ देना है और किसको नहीं देना चाहती। तो ये 37 में क्या है कि न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते, न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते अगर किसी भी व्यक्ति को राज्य से लाभ नहीं मिल रहा, उसके विरुद्ध कोर्ट नहीं जा सकते इस बात के लिए। अब आर्टिकल 37 के बाद में आर्टिकल 38 क्या है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर राज्य से लाभ न मिलने पर आप उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, तो इसका ये भी मतलब नहीं कि राज्य जो मनाए सो करे, तो उसी के लिए कि भैया अब तो कोर्ट कोई जा नहीं सकता, हमारा जो मनाएगा सो हम करेंगे, तो ऐसा नहीं है। राज्य ऐसा नहीं सोच सकता है। उसके लिए अनुच्छेद 38 भी कहा जा रहा है, निर्देश दे रहा है कि राज्य को लोक कल्याण की भावना से काम करना पड़ेगा और सभी को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना पड़ेगा। तो राज्य को ये क्या निर्देश दे रहा अनुच्छेद 38 कि लोक कल्याण की भावना से काम करें। ठीक है, वो जिसको लाभ देना है वो आप दें। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत कोई उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता, लेकिन आर्टिकल 38 क्या कह रहा है कि लोक कल्याण की भावना से काम करें राज्य। अब लोक कल्याण की भावना और सभी को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करें। इसका मतलब सामाजिक न्याय क्या है कि अगर कोई पिछड़ा है तो उसको आरक्षण दें, उसको पहले योजना का लाभ दें। आर्थिक न्याय क्या है कि जैसे जिसके पास कम पैसा है, जैसे सरकार उसको क्या दे रही है, राशन दे रही है, मुफ्त में अनाज दे रही है, तो ये उसको आर्थिक न्याय प्रदान कर रहे कि नहीं प्रदान कर रहे, उनको कॉलोनियां दे रही, आर्थिक सहायता दे रही, तो वो आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब कि अब देखो हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो ये राजनीतिक न्याय उसको प्रदान। ये तो किसी ने मतलब राज्य ने रोका नहीं है कि नहीं ये वाला लड़ेगा और ये वाला चुनाव नहीं लड़ेगा व्यक्ति, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कि मतलब किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो, राज्य की तरफ से छूट रहती है वो चुनाव लड़ सकता है, तो यह राजनीतिक न्याय उसको। तो यही है कि राज्य को निर्देशित किया जाता है कि वो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करे। अनुच्छेद 38 के बाद में अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि राज्य सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करे। जैसे अगर महिलाएं 8 घंटे काम करते हैं और पुरुष भी 8 घंटे काम करते हैं, उसी पोस्ट पर हैं, तो जब दोनों का कार्य समान है तो समान वेतन दोनों को दिया जाए। इसीलिए सरकारी नौकरियों में चाहे महिला हो चाहे पुरुष, अगर वो समान पोस्ट पर हैं तो उनका वेतन समान रहता है। तो राज्य को निर्देशित करता है अनुच्छेद 39 कि समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करें, समान कार्य के लिए समान वेतन। और इसके अलावा अनुच्छेद 39 एक चीज और कह रहा है, वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। जैसे अगर कोई भी कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा और वो कमजोर है आर्थिक रूप से, वो वकील नहीं कर सकता है, तो उसको वकील प्रदान करना वो राज्य को बताया गया है कि राज्य उसको वकील प्रदान करे, यानी राज्य उसकी कानूनी सहायता करे। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं
इसमें अनुच्छेद 37 कह दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्य नहीं भी कर रहा है तो भी उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता है, राज्य को मजबूर नहीं किया जा सकता है, वो उस पर डिपेंड है। अगर कर रहा है तो अच्छी बात, नहीं कानूनी सहायता आपको उपलब्ध करवा पा रहा है तो आपको खुद स्वयं व्यवस्था करनी पड़ेगी। अनुच्छेद ठीक, तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ये अनुच्छेद 39। अब अनुच्छेद 39 के बाद में अब हम सीधे आते हैं अनुच्छेद 40 पर। अनुच्छेद 40 क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अरे तो सुनो, ग्राम पंचायतों का गठन याद है, मैं सारे अनुच्छेद को देखिए, आपको 1 मिनट के अंदर याद आगे करवा रहा हूं। आगे से हमारा गीत सुनिए कि जब पंचायत का अधिकार मिला कानून, पंचायत का अधिकार मिला, कछु शासन मदद मिली रहे। पंचायत का अधिकार मिला, ये पंचायत, ये 40 हो गया। कुछ शासन मदद मिली रहे, अनुच्छेद 41 हो गया। फिर प्रसूति का फिर मदद मिली, मिनिमम मजदूरी मिली रहे। प्रसूति का फिर मदद मिली, मिनिमम मजदूरी मिली रहे। सम्मान संहिता बनी रहे और फ्री में शिक्षा मिली रहे। सम्मान संहिता बनी रहे और फ्री में शिक्षा मिली रहे। आरक्षण योजना चले रहे, चाहे जनजाति बढ़े रहे। आरक्षण योजना चले रहे, चाहे जनजाति बढ़े रहे। कि फिर पोषण बढ़िया मिला रहे, फिर पोषण बढ़िया मिला रहे और गाय बछवा बने रहे। फिर पोषण बढ़िया मिला रहे और गाय बछवा बने रहे। इसी में देखिए सारे अनुच्छेद आ गए। मैं कैसे बताता हूं आपको। पंचायत का अधिकार मिला, यानी आर्टिकल जो 40 है वो ग्राम पंचायतों को अधिकार प्रदान करता है, ग्राम पंचायतों का गठन, और ग्राम पंचायतों को अधिकार प्रदान करता है कि वो जो ग्राम पंचायतें हैं वो गांव के विकास के लिए अपनी योजनाएं बना सकती हैं और उनको लागू कर सकती हैं। तो वो ग्राम पंचायतों को अधिकार प्रदान करता है। इसीलिए मैंने कहा कि पंचायत को अधिकार मिला। फिर अनुच्छेद जो 41 है, आगे मैंने कहा कुछ शासन मदद मिली रहे। तो कुछ शासन मदद मिली रहे का मतलब यहाँ उन लोगों के लिए बात की जा रही है जैसे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको, अनुच्छेद 41 कहता है कि जो जरूरतमंद लोग हैं तो उनको कुछ शासन की तरफ से मदद प्रदान की जाए, उनको कुछ राज्य की तरफ से मदद प्रदान की जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेरोजगार लोगों को नौकरी दी जाए, जो महिला या पुरुष विकलांग है उनको विकलांग पेंशन दी जाए, जो वृद्ध हैं उनको वृद्धावस्था
पेंशन दी जाए। तो इस तरीके से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ शासन की तरफ से, राज्य की तरफ से क्या प्रदान की जाए, मदद प्रदान की जाए। ये अनुच्छेद 41 कहता है। यानी विधवाओं को पेंशन, विकलांग को पेंशन, विकलांग लोगों को व्हीलचेयर उपलब्ध कराना, बेरोजगार लोगों को नौकरी देना। तो ये शासन की तरफ से मदद अनुच्छेद 41 कहता है कि मदद प्रदान की जाए राज्य की तरफ से। इसीलिए मैंने कहा कि कछु शासन मदद मिली रहे। फिर 41 के बाद हो गया, अब आर्टिकल आता है 42। आर्टिकल 42 आगे मैं क्या बोल गया था कि प्रसूतिन को मदद मिली। प्रसूतिन को मदद मिली का मतलब यहाँ कि ये अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है, अनुच्छेद 42, कि प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाए। प्रसूति सहायता का मतलब अगर जो महिला गर्भवती हैं तो उनको गर्भकाल के समय अवकाश प्रदान किया जाए। तो ये प्रसूति सहायता का उपबंध का मतलब। और इसी में ये भी है कि राज्य मानसिक दशा, प्रसूति सहायता, तो इन सब का उपबंध करेगा। तो मानसिक दशा का मतलब कि जैसे अगर कोई घर में मान लीजिए परेशान है, कोई उसको दिक्कत है और वो नौकरी करना जा रहा है, तो राज्य का काम है कि उसकी परेशानी को देखते हुए उसको थोड़े दिन के लिए रेस्ट दे दे या उसको थोड़े दिन के लिए किसी आसान काम पर लगा दे। तो ये है कि मानसिक दशा। और न्यायोचित दशा का भी उपबंध करने को कहा गया है। तो न्यायोचित दशा का मतलब कि जैसे सपोज कर लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति रेलवे में काम करता है और दुर्भाग्यवश काम करते समय वहां उसको चोट लग गई, गिर पड़ा, या बिजली विभाग में काम करता है उसको वहां करंट लग गया और उससे शरीर को थोड़ा सा हानि हुई, तो राज्य का काम है कि वो उसको किसी आसान काम में लगा दे या थोड़े दिन के लिए छुट्टी दे दे या समान वेतन पर किसी आसान काम में जब तक उसको दिक्कत है तब तक लगा दे। तो इसीलिए 42 जो है अनुच्छेद, वो एक लाइन में अगर पूरा मैं अनुच्छेद कहूँ 42 को, तो अनुच्छेद 42 राज्य को न्यायोचित दशा, मानसिक दशा और प्रसूति सहायता का उपबंध करने को निर्देश देता है। यानी न्यायोचित दशा, मानसिक दशा और प्रसूति सहायता के लिए निर्देश देता है। अब ये प्रसूति सहायता में जो गर्भकाल में जो छुट्टी दी जाती है वो 2 बच्चों के लिए ही तक दी जाती है। तीसरे अगर बच्चा होता है किसी का तो फिर वो प्रसूति सहायता का वो नहीं दी जाती है, फिर 2 बच्चों तक सीमित है। तो प्रसूति का फिर मदद मिली, मतलब अनुच्छेद 42 हमने समझा दिया। और फिर आगे मैंने क्या कहा, मिनिमम मजदूरी मिली रहे। तो मिनिमम मजदूरी यानी जो अनुच्छेद 43 है वो क्या कहता है, काम के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी का राज्य उपबंध करेगा। यानी राज्य अगर किसी काम करवा रहा है, राज्य का कोई कर्मचारी है, तो उसको कैसा भी कर्मचारी हो, चाहे वो 4th क्लास का ही क्यों ना हो, उसको इतनी कम से मिनिमम मजदूरी तो अवश्य मिले, न्यूनतम मजदूरी तो अवश्य मिले, जिससे उसके खर्च, उसके जीवन चल सके, उसके घर का खर्च आसानी से चल सके। इसीलिए आप देखते हो जो गवर्नमेंट नौकरी होती है, चाहे वो 4th क्लास की क्यों ना हो, किसी का ये वेतन नहीं रहता है कि 10,000, उसका एक मिनिमम वेतन तो रहता ही है कि 28,000, 30,000, 25,000, जिससे कि उसके जीवन का खर्च आसानी से चल सके। तो ये अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि काम के लिए
या कर्मगारों के लिए, यानी जो उसके काम करने वाले हैं कर्मगारों के लिए निर्वाह योग्य न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाए। अनुच्छेद ये 43 हो गया। तो ये प्रसूति को सहायता मिली 42 और मिनिमम मजदूरी मिली रहे ये 43। अब आगे हमने फिर तो आर्टिकल 43 को हम बता चुके हैं कि न्यूनतम मजदूरी का उपबंध किया गया है कि अब अनुच्छेद 44 अब अनुच्छेद जो 44 है वो क्या कहता है कि अभी हमने बताया इसी में आगे कि समान संहिता बनी रहे, कि राज्य जो है वो समान सिविल संहिता को लागू करेगा, यानी सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून लागू करेगा। और समान संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? गोवा था। उसके बाद में पिछले साल जो उत्तराखंड है वो दूसरा ऐसा राज्य बना जिसने समान सिविल संहिता लागू करी। तो समान सिविल संहिता यानी सभी को समान सभी व्यक्ति को समानता की दृष्टि से देखा जाए और सभी के लिए शासन बिल्कुल बराबर काम करे, तो समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 हो गया, समान सिविल संहिता को राज्य को समान सिविल संहिता लागू करने का निर्देश देता है। लेकिन अभी मैंने बताया कि ये राज्य नीति निर्देशक तत्व में राज्य जिस राज्य का मन हो करे, जिसका मन हो ना करे। इसीलिए देखो कुछ राज्यों ने समान सिविल संहिता लागू की, जैसे गोवा और उत्तराखंड ने, किसी ने नहीं लागू की। तो इसके लिए आप उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते। यदि नीति निर्देशक तत्व से अगर किसी को कोई लाभ ना मिले तो व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता। अब वो राज्य पर डिपेंड है कि वो किसको लाभ प्रदान करेगा, किसको नहीं। अब अनुच्छेद 44 के बाद में अनुच्छेद 45। अब देखिए 44 क्या था कि समान संहिता बनी रहे, और 45 क्या है? फिर फ्री में शिक्षा मिली रहे। फ्री में शिक्षा मिली रहे का मतलब है कि राज्य जो भी है वो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और ये जो राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ये राज्य की जिम्मेदारी है, अनुच्छेद 45 कह रहा है। तो पहले ये नीति निर्देशक तत्व में था। बाद में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो अनुच्छेद 21A डाला गया, यानी मौलिक अधिकारों में भी डाल दिया गया, जिससे ये ना हो कि राज्य का मन हो तो करे, ना मन हो तो ना करे, सभी राज्यों के लिए अनिवार्य हो गया। क्योंकि मौलिक अधिकारों की सूची में डाल दिया गया कि राज्य जो है हर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो मौलिक अधिकारों में भी अनुच्छेद 21 में है, 21A में है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। और अनुच्छेद 45 भी यही कह रहा है नीति निर्देशक तत्व में भी कि राज्य का कर्तव्य है कि फ्री में शिक्षा 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रदान करे। तो समान संहिता बनी रहे और फिर फ्री में शिक्षा मिली रहे। और फिर आगे क्या, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 46 और आर्टिकल 47, ये दोनों में क्या है? तो आर्टिकल 46 कहता है, आगे हमने बोला था आरक्षण योजना चले रहे जाहिम जनजाति बढ़े रहें। तो आरक्षण योजना चले रहे, तो ये अनुच्छेद जो 46 कहता है ना कि राज्य जाहिम जनजाति बढ़े रहे, आरक्षण योजना चले रहे, मतलब जो राज्य में जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जातियां हैं, जो अनुसूचित जनजातियां की, यहाँ मैंने केवल
जनजाति शब्द अपने गीत में इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ अनुसूचित जनजाति की बात केवल नहीं है। अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे वो पिछड़े लोग हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, तो सभी को राज्य आरक्षण प्रदान करेगा, सभी को योजनाओं का लाभ प्रदान करेगा। तो आरक्षण योजना जिससे कि वो भी बराबरी पे आ सकें, वो भी जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके साथ वो भी बराबरी तक पहुंच सके। तो इसके लिए उनको आरक्षण उपलब्ध कराना, इसके लिए उनको योजनाएं उपलब्ध कराना, तो ये राज्य का काम है। तो यही इसका मतलब है कि आरक्षण योजना चले रहें, चाहे हम जनजाति बढ़े रहें, कि आरक्षण योजनाओं का लाभ दिया जाए, जिससे कि जनजातियां हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये सारे लोग आगे बढ़ सकें और बराबरी पे सबके पहुंच सके। तो अनुच्छेद 46 का मतलब आप समझ गए होंगे। फिर आगे फिर अपने गीत में क्या कहा था कि आरक्षण योजना चले रहें, जायम जनजाति बढ़े रहें, और फिर आगे हमने कहा कि फिर बढ़िया पोषण मिला रहे। तो मतलब ये 47 राज्य को निर्देशित करता है कि सभी राज्य हर नागरिक को बढ़िया पोषण की व्यवस्था करवाएं, यानी बढ़िया पोषण उपलब्ध कराएं, और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जो भी नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाएं। तो इसीलिए देखो कुछ राज्यों में जैसे दारू बंद है, जैसे बिहार वगैरह उसमें वहाँ दारू नहीं चलती, बंद है, राज्य सरकार ने कर रखी। कुछ राज्यों में नहीं बंद है, तो क्यों नहीं बंद है? नीति निर्देशक तत्व में वो राज्य पर डिपेंड है कि वो लागू करना चाहे तो लागू करे, ना लागू करना चाहे ना करे। कोई इसके लिए उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता कि बिहार ने तो बंद कर रखी है दारू और अन्य दूसरे राज्य ने नहीं बंद की है तो न्यायालय चला जाता, ऐसा नहीं है, वो राज्य पर छोड़ा गया है। तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य बढ़िया पोषण हर नागरिक को उपलब्ध कराएं, और जो लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए मादक पदार्थ या नशीले पदार्थों पर रोक लगाई जाए। अब अनुच्छेद 47 के बाद में अनुच्छेद 48। अब अनुच्छेद 47 के बाद में जब अनुच्छेद 48 आता है तो आगे अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है कि फिर बढ़िया पोषण मिला रहे, और आगे हमने अपने गीत में जोड़ दिया था गाय बछवा बने रहे। गाय बछवा बने रहे 48 का, गाय बछवा बने रहे का मतलब देखो ये राज्य को निर्देशित कर रहा है अनुच्छेद 48 कि राज्य जो भी दुधारू पशु, गाय का मतलब मैंने दुधारू पशु से ले लिया, या जो मालवाहक जो जानवर हैं, जैसे आपके बछड़ा वगैरह है तो मालवाहक हैं, मतलब जो बोझा ढोते हैं, या जो दुधारू पशु हैं तो उन के कटने पर राज्य प्रतिबंध लगाएगा, यानी उनकी हत्याएं नहीं होंगी, उनको काटा नहीं जाएगा, और उन पर प्रतिबंध लगाना ये राज्य की जिम्मेदारी है। तो कृषि का भी संगठन बढ़िया करना ये भी राज्य की जिम्मेदारी अनुच्छेद 48 में कहा जा रहा है। तो इसीलिए तो अनुच्छेद 48 क्या है कि राज्य जो आपके बोझा ढोने वाले पशु हैं, दुधारू पशु हैं, इनके कटने पर राज्य रोक लगाएगा और कृषि का संगठन बेहतरीन करेगा। तो ये कृषि एवं जो पशुपालन है इनके बारे में जो अनुच्छेद 48 में कहा जा रहा है। तो इसीलिए मैंने अपने गीत में कह दिया कि गाय बछवा बने रहें, मतलब जब उनके कटने पर रोक होगी तो वो बने रहेंगे। तो अनुच्छेद 48 के बाद में
तो अब मैंने अपने गीत का पूरा मतलब बता दिया कि किस जगह पर कौन सा अनुच्छेद है स्टेप बाय स्टेप, और उसको शॉर्टकट में हमने पूरी एक आपके सामने चित्र रखा है। और वो एक बार गीत को सुनिएगा और सभी अनुच्छेद 48 तक के आज मैं बता दिया हूँ। 49, 50, 51 आगे बता दूंगा, और इस तरीके से फिर नीति निर्देशक तत्व से संबंधित सभी अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरीके के वीडियो को देखते रहने के लिए मैं सवाई प्रभाकर मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और 2 लाइन से अपनी बात समाप्त करता हूं कि चांदनी रात की लहर कि चांदनी लहरों को तूफान बना देती है, चांदनी लहरों को तूफान बना देती है और मौत इंसान को बेजान बना देती है। रास्ते पे पड़े पत्थर को पत्थर मत समझना, आदमी की चाहत उसे भगवान बना देती है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।